नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। कोलकाता से राज्याभिषेक में आपका स्वागत है। राज्याभिषेक में आज बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। आचार संहिता लागू हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम ने ऐसा बयान दे दिया जो बयान सवालों के घेरे में आ गया। ये बयान उन्होंने कोलकाता की मस्जिद में दिया और उन्होंने इस बयान में कहा, कोलकाता की मस्जिद में, तब जबकि आचार संहिता लग चुकी है, उन्होंने कहा कि दुआ कीजिए कि गुजरात जैसा कत्ले आम ना होने पाए। उन्होंने कहा कि दुआ कीजिए बंगाल दिल्ली ना बने, ये यूपी ना बने, बीजेपी को रोकना होगा। ये उन्होंने अपना भाषण दिया कोलकाता की एक मस्जिद में आचार संहिता लगने के बाद। और एक बड़ी बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि इमामों के लिए बड़े प्लान का जिक्र किया ममता सरकार के मंत्री ने। उन्होंने कहा कि इमामों का भत्ता बढ़ाने का जो प्लान है वो प्लान उनके पास है। सुनिए उन्होंने कहा क्या। ममता बनर्जी के लिए नहीं, यहाँ पर फिरका परस्ती ताकत ना है इसके लिए, यहाँ पर कत्लेआम ना हो इसके लिए, ये यहाँ पर दिल्ली ना बने इसके लिए, ये आप दुआ करिए। फिरहाद हकीम के लिए नहीं, ममता बनर्जी के लिए नहीं, यहाँ पर फिरका परस्ती ताकत ना है इसके लिए, यहाँ पर कत्लेआम ना हो इसके लिए, ये यहाँ पर दिल्ली ना बने इसके लिए, ये गुजरात ना बने, यूपी ना बने, इसके लिए दुआ की दरखास्त है। एक बार आमीन कहिए, फिरका परस्त ताकतों को अल्लाह बर्बाद कर दे। मेरे सिर में बहुत सारे प्रोग्राम है जो वक्फ को कैसे ठीक किया जाता है, कैसे इसका आमदनी बढ़ाया जाएगा, कैसे यहाँ पर जो इमाम भाता जो हम लोग बंगला में कहते हैं उसे कैसे। और ये जो भाषण दिया फिरहाद हाकिम ने, ये कोलकाता की मस्जिद में दिया। लश्कर लेन मस्जिद इसका नाम है, हेस्टिंग्स में पड़ती है। उसके बाद जब वो मंच से नीचे उतरे तो हमने उनसे सवाल किया कि आचार संहिता लगी हुई है और इस आचार संहिता के दौर में आपने इस मंच से जो बातें की हैं, इन बातों पर आपका क्या जवाब है। और सुनिए हमारे सवालों पर फिरहाद हाकिम ने क्या जवाब दिया। फिरहाद हाकिम हमारे साथ हैं, ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। आपने फिरका परस्त ताकतों को हराने का यहाँ से एक ऐलान किया आपने। हम ही ऐलान नहीं किया, मैं इनके पास दुआ मांगना है। जो आप दुआ करिए जो फिरका परस्त ताकत बंगाल में ना आए। और आपने गुजरात का एग्जाम्पल दिया कि कत्लेआम वहाँ पर उस तरह से ना, उससे क्या आपका आशय है? गुजरात में तो कत्लेआम हुआ था, कितने इंसान की जिंदगी गई, 2000 इंसान मर गया था एनकाउंटर में। इसरा जहान एनकाउंटर सारा दुनिया जानता है कैसे हुआ था। कुछ दिन पहले दिल्ली में कत्लेआम हुआ, 52 इंसान का जान गया। तो ये माहौल बंगाल में ना हो। आप ये चाह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ ना आने पाए? अगर संक्षेप में हम आपके पास एकदम बीजेपी ना आ पाए, मीम ना आ पाए, कोई फिरका परस्त मीम भी नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। मीम भी कोई फिरका परस्त है। एक मिनट बात कीजिए। मीम फिरका परस्त है। जो फिरका परस्ती करता है वो फिरका परस्त है। अच्छा, आपने इमामों के लिए भी कोई वादा किया है? वो क्या समस्या? वादा हम नहीं किया। अच्छा, समस्या क्या है? कोई वादा नहीं किया, क्योंकि हम नियत करते हैं, अल्लाह ताला उसे पूरा करता है, हम कुछ नहीं करते हैं। और इमाम के परेशानी है, उस परेशानी को हमने अल्लाह से दुआ मांगा। जो परेशानी अगर अल्लाह चाहे क्या तो परेशानी आपको जानकारी मिलाई? परेशानी है, देखिए इमाम जो होते हैं कौन होते हैं? हमारे 2 लड़का है। जो लड़का बहुत नेक होता है, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ईमानदार होता है, तो अब्बा कहते हैं बेटा तुम मस्जिद में जाओ, मदरसा में पढ़ो और इमाम बन जाओ, तुम इतना अच्छे हो। और जो थोड़ा बदमाश होता है, थोड़ा बदमाशी करता है इधर उधर, वो ये जाओ तुम अपना नौकरी करो। तो 2 भाई में जो नौकरी करता है वो तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, और जो इमाम होता है वो बेचारा पीछे रह जाता है। वो सिर्फ मस्जिद के जो नमाज के बाद अगर कुछ देता है उसी में उसका गुजारा होता है। तो उसके बीवी बच्चा सब परेशानी में आ जाती हैं। ममता बनर्जी ने एक वक्फ के थ्रू से, वक्फ बोर्ड से थ्रू से एक शुरुआत की थी, इमाम भाता का शुरुआत हुई है। मगर ये बहुत कुछ नहीं है, इनके ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ और भी उनको मदद चाहिए, और भी मदद चाहिए। और वो मदद हम लोग पूरा कर सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी जितना है उसको हम लोग अगर रियलाइज़ कर ले, और एक एक प्रॉपर्टी का एक एक कैरेक्टर होता है, उसे अगर ठीक तरह से हम लोग यूटिलाइज़ कर लें
तो वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा हो जाएगा जो इमाम को और पैसा देने में कोई असुविधा एक नहीं। सवाल और उठेगा, आपने कहा कि फिरका परस्त ताकतों को हराना चाहिए, आपका राजनीतिक हक है ये कहना, लेकिन ये आप जहाँ कह रहे हैं यहाँ पर मस्जिद है तो ये आचार संहिता लगी हुई है, ये आप पे सवाल नहीं उठेगा कि आप आचार संहिता में जहाँ पर मस्जिद है वहाँ से आप इस तरह की बातें कर मस्जिद रहे और मंदिर जहाँ पर है, वहाँ जहाँ इंसान जाता है वहीं पर मस्जिद है और मंदिर है। तो फिरका परस्त ताकत को हटाने के लिए आप बेधर्मी की बात नहीं करते हैं। आप हिंदू हैं, आप अपने धर्म मानते हैं, इसका मतलब आप फिरका परस्त नहीं हैं। हम मुसलमान हैं, हम अपने मज़हब को मानते हैं, इसका मतलब हम फिरका परस्त नहीं हैं। जब हम एक मज़हब के होकर दूसरे मज़हब के ऊपर हम अत्याचार करते हैं, जब उसे घृणा करते हैं, तब फिरका परस्ती आती है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई है, रोज काली पूजा करते हैं और फिर हमारे साथ घूमते हैं, वो फिरका परस्त नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, ये हिंदुस्तान हम। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये आचार संहिता के दौर में ये बातें आप यहाँ से कर रहे हैं, ये मस्जिद है इस पे यहाँ इमाम के इसमें आए थे, हम इमाम के कॉन्फ्रेंस में, मैंने इमाम के ये जलसा में आए थे, हमें इनवाइट कर गया। वहाँ पर आपने कुछ सियासी भी आपकी थी, वो तो आप हमने बताया, हम तो सिर्फ इमाम से पास अपना दुआ मांगने आए थे। कब तक ये पूरा हो जाएगा जो समस्याएं इनकी कब तक पूरी हो जाएंगी? हम अभी इलेक्शन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो गया, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये मेरा ख्याल है। अगर ऊपर वाला चाहा तो ये ख्याल को हम लोग पूरा करेंगे। शुक्रिया। फिरहाद हाकिम साहब हैं अपनी बात कहते हुए। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारत। तो आपने सुना फिरहाद हाकिम की बातें, आपने सुनी। अब हम आपको उस कोलकाता के हेस्टिंग्स की उस मस्जिद में ले चलते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि कहां से फिरहाद हाकिम ये सारी बातें कर रहे थे। इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो तस्वीर देखिए। अब हम इस समय कोलकाता के हेस्टिंग्स इलाके में हैं और इस हेस्टिंग्स इलाके में ये है वही लश्कर लेन मस्जिद जहां पर फिरहाद हाकिम का कार्यक्रम हुआ था। ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, यहीं पर वो आए थे और आपको हम दिखाते हैं अंदर से पूरी की पूरी तस्वीर। कितनी पुरानी मस्जिद है ये? तो 100 साल पुरानी मस्जिद। 100 साल। क्या नाम है इसका? लश्कर लेन मस्जिद। लश्कर लेन मस्जिद, हाँ, हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स बहुत ही पुरानी है, बहुत पुरानी। यहीं पर कार्यक्रम था फिरहाद साहब जी का? जी, फिरहाद साहब इमामों का कार्यक्रम जी था। जी जी, देखिए यही बहुत ही पुरानी मस्जिद है, बता रहे हैं 100 साल पुरानी है। और ये हम तस्वीर इसकी देख रहे हैं, लश्कर लेन मस्जिद, यहाँ पर वो उर्दू में लिखा हुआ है। और यहीं पर इसी मस्जिद में जो कार्यक्रम था वो स्थल आपको हम दिखाते हैं। यहाँ वज़ू करने के लिए है और यहाँ पर फिरहाद हाकिम का कार्यक्रम था। इसी मस्जिद के परिसर में यहीं पर आकर के उन्होंने इमामों का भत्ता बढ़ाने की बात की, गुजरात के कत्लेआम की याद दिलाई और कहा कि फ़िरका परस्त ताकतों को हटाना। यहाँ से बाकायदा ऐलान किया गया, सब लोग दुआ करें कि अल्लाह बर्बाद कर दे फ़िरका परस्त ताकतों को। तो ये लश्कर लेन मस्जिद है, यहाँ पर सियासी कार्यक्रम हुआ था। ये है आचार संहिता लगने के बाद ममता सरकार के मंत्री ने जो किया है, ये उसकी तस्वीर है, हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। और ये जो जगह है ये बहुत ही इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है और यहीं पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ऐसा करना कहाँ तक मुमकिन है जब आचार संहिता लगी हुई है और इस पर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, कोलकाता। ये आपने तस्वीर देखी। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बड़ी बहस का मुद्दा बन गई है कि चुनाव आचार संहिता के दौर में ये कैसे हो सकता है। हमारे साथ में बात करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं, बीजेपी की ओर से राज्यसभा के सदस्य हैं। हमारे साथ में जितेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं, टीएमसी के एमएलए हैं। और साथ में दीपक दीवान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरा सीधा सवाल है आपसे जितेंद्र तिवारी जी, आप टीएमसी के एमएलए हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसे आप जायज़ मानते हैं? आचार संहिता लगने के बाद ये तस्वीर ये सही है क्या? देखिए, आचार संहिता लगी है ये ठीक है, लेकिन आचार संहिता में कोई अपने भगवान से ये नहीं कर सकता कि बंगाल में अमन चैन हो, बंगाल में कत्लेआम ना हो। ये कैसी बात हुई? आज चुनाव के समय क्या हम भगवान की आराधना करना छोड़ देंगे? भगवान के सामने प्रार्थना नहीं करेंगे? भगवान से बंगाल की खुशहाली के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे? जितेंद्र जी,
जितेंद्र जी, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप एकदम ठीक कर रहे हैं। चुनाव में भगवान की आराधना करनी चाहिए, सबका हक है, हम सबको करनी चाहिए, लेकिन इमामों के भत्ते बढ़वाने का वादा मस्जिद में जाकर करना, ये भगवान की आराधना है क्या? इमामों के भत्ते बढ़वाने का मामला इमाम साहब जो लोग हैं उनके तरफ से उठाया गया, और उसमें भी हमारे मंत्री ने कहा कि ऊपर वाले पर छोड़ दे, भगवान को, अल्लाह पर छोड़ दे, भगवान पर छोड़ दे। चुनाव के समय यदि कोई जाता है, चुनाव आचार संहिता के समय यदि जनता ऐसा कुछ कहती है तो यही तो सही है कि कह दिया जाए कि नहीं भाई अभी हम, मेरे लिए ये संभव नहीं है, आप ऊपर वाले पर छोड़ दें। तो ये ऊपर वाले पर कहा उन्होंने कि ऊपर वाले की इच्छा होगी तो ये होगा, इसमें कुछ गलत नहीं। सरकार ऐसी कोई घोषणा कर रही है या मंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि हाँ हम ये करने वाले हैं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए, उन्होंने क्लियर कहा, उपेंद्र जी, उन्होंने क्लियर कहा कि मेरे दिमाग में प्रोग्राम है कि कैसे इस भत्ते को बढ़ाएंगे। इससे ज्यादा समझने वाली बात और क्या होगी? डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने जितनी बातें, मैं आ रहा हूँ उपेंद्र जी, आ रहा हूँ आपके पास, मैं दोबारा आ रहा हूँ, एक बार डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम को बीच में ले आते हैं। आपने जो पूरी बातें सुनी है, आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया ये मामला क्या लग रहा है? जिस तरह से वहाँ बातें कही गई हैं, वो सारी बातें हमारे चैनल पे आपने सुनी हैं, चली हैं अभी। जफर इस्लाम साहब, देखिए, एक बार जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता है डेट, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का भी प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है। आपको सूचना होगी कई प्रोग्राम थे लेकिन कैंसिल करना पड़ा, इसलिए कि आचार संहिता लग गया और कोड ऑफ कंडक्ट का पालन सबको पालन करना है, कोड ऑफ कंडक्ट को। लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं, खास के आप जब मंत्री हैं, उस वहाँ के जहाँ इलेक्शन हो रहा है उस सरकार में उनके मंत्री है, तो आप पर सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग होती है और होनी भी चाहिए, इसलिए कि आप गलत बयानी से काम ले सकते हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने आपकी बातों को चतुराई से जो है एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उन्होंने एक बार सच्चाई भी बोल भी दिया कि ये हम कर सकते हैं का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इशारा यही तो कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद हम करेंगे। आप खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप इशारे में बात कह देते हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा। हम इलेक्शन कमीशन से जो है उसके साथ इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करेंगे और इलेक्शन कमीशन की शिकायत करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और जफर इस्लाम साहब, देखिए, आपकी बात मैं सुन रहा हूं, आपने अपना तर्क रखा है, आपकी बात भी हो गई, उपेंद्र तिवारी जी की बात हो गई, हमारे साथ दीपक दीवान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक जी, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, आपको क्या लगता है मस्जिद के उस परिसर में जाकर के ये बातें कहना, ये क्या मैसेज देता है? दीपक जी, ये इस पे हैरानी भी हो रही है और फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें तो टीएमसी पे ये एलिगेशन शुरू से लग रहा है कि इन्होंने 5 साल पहले ये प्रोसेस शुरू किया था पोलराइजेशन का, जब इन्होंने इमाम्स की सैलरी देनी शुरू करी, इन्होंने जो सुबह अजान पढ़ते हैं उनको भी सैलरी देनी शुरू करी, तो उस टाइम ये सवाल उठे थे। और मुझे लगता है आज जो ये हो रहा है ये सब उसी का नतीजा है, उसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक इसकी बात है कि जो उन्होंने बोला है कि भत्ते का मामला मैं देख रहा हूँ, उन्होंने ये बोला है, मैंने सुना अभी आपके टीवी पे, तो ये एक कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। आप यू कैनॉट प्रॉमिस कोई हम पैरवी बढ़ा देंगे या कोई, ये एक लालच देने की बात कर रहे हैं वो। और मेरे ख्याल से जो लैंग्वेज उन्होंने यूज करी है वहाँ पे, एक मिनट में फिर से जाऊंगा दीपक जी, जितेंद्र तिवारी के पास फिर से जाऊंगा। आपने भत्ते वाली बात की, भत्ते वाली बात तो एक जगह है, लेकिन जितेंद्र जी ये याद दिलाना कि 2000 कत्लेआम हुए थे गुजरात में, दिल्ली में कत्लेआम हुए थे, ये बात उन्होंने मंच से कही, फिर हमारे कैमरे पर भी कही, हमारी बातचीत में भी कही। क्या वो जो जगह जहां ये बोल रहे थे वो धार्मिक स्थल, क्या वो जगह इस चीज़ के लिए मुफीद है कि वहां पर आप जाकर कत्लेआम की याद दिलाएं, वो भी तब जब आचार संहिता लग चुकी है? जितेंद्र जी, भगवान की शरण में यदि कोई ये चाहता है कि हमारे राज्य में कत्लेआम ना हो, हमारे राज्य में फिरका पर ताकतें ना आए, हमारे राज्य के लोग खुशहाल रहें, तो इसमें बुरा क्या है? इसके ये तो हमारे विरोधी क्या चाहते हैं कि बंगाल में फिरका परस्त आए, बंगाल में कत्लेआम हो, ये वो क्या ऐसा चाहते हैं? इसमें गलत क्या है? ये तो नॉन इशू को इशू बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं तो इसका मतलब है फिर तो जितेंद्र जी फिर तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए सारे मंदिरों में और मस्जिदों में अलाउ कर दे कि वहां जाकर के लोग यही सब बातें, भगवान से बातें करना शुरू कर दें। ये जितनी बातें फिराद हकीम ने कही है उसे अलाउ कर देना चाहिए। आप मांग कीजिए फिर ऐसी। कोई मंदिर नहीं जा सकता क्या?
चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन ने मंदिर जाने में पाबंदी डॉक्टर जफर इस्लाम, ये मंदिर में जाने की बात आपको लगती है या मंदिर के ये मस्जिद में जाने की बात लगती है या उस जगह का इस्तेमाल करने की बात है? क्या लग रहा है आपको डॉक्टर जफर इस्लाम? मैं बताना चाहता हूँ जितेंद्र तिवारी जी को। देखिए जितेंद्र तिवारी जी, आस्था आपकी जो भी हो और कोई देश का कानून आपको रोकता नहीं कि आप कहीं किसी जो आपकी आस्था उसके उस आस्था के उस दरबार में जाइए और आप मंथन कीजिए, वहां अपने मत्थे टेकिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस जगह का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कीजिए, वही तो कोड ऑफ कंडक्ट है जो आप पर लागू है। लेकिन जब आप वहां पर ऐसे भाषण देते हैं, आपको वो पवित्र स्थान है, वहां जाके आप अपने मत्थे टेकिए, इबादत कीजिए, चले आइए। लेकिन जब आप भाषण देते हैं और भाषण में कई ऐसी मर्यादा को तोड़ देते हैं जो उल्लंघन करते हैं, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, तो उससे समझ में आया कि आप तुष्टीकरण की जो बात है वो आप कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी जो दिमाग की तरह जो है मुस्लिम समाज को खोखला कर रही है और समाज को भी खोखला कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर जफर इस्लाम, इससे पहले की बातचीत खत्म करें। डॉक्टर जफर इस्लाम, माफ कीजिए रोक रहा हूं आपको, जल्दी से एक दीपक जी सर। दीपक जी, ये जो चीजें आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये मैं एज ए पत्रकार आप समझना चाह रहा हूं, ये किस दायरे में आती हैं? मैं आदर्श आचार संहिता के लिहाज से आपसे सवाल कर रहा हूं। ये देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ, ये तो टीएमजी का डिज़ाइन है। इन्होंने पोलराइज किया है, पूरी एक मुस्लिम पॉपुलेशन को वोट बैंक बनाया है। तो उसी तहत ये सब जो है ऐसी बातें हो रही हैं और भी होंगी, होनी नहीं चाहिए ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुद्दा यही है कि ये मामला जो है इस समय एक बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। आप सभी मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि उस मुद्दे को लेकर के वो चुनाव आयोग भी जाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।